हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसके क्लासेस। मॉक टेस्ट सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज हम करेंगे मॉक टेस्ट 5। ये मॉक टेस्ट बाकियों से अलग होगा क्योंकि इसमें 130 मार्क का क्वेश्चन आंसर रहेगा। इसमें सीडीपी सेक्शन को छोड़ के बाकी जितने भी सेक्शन हैं सब कुछ कवर है। हिंदी व्याकरण, भाषा जो शिक्षण पद्धति है, पद्य विभाग, गद्य विभाग या जितने भी सेक्शन है सभी सेक्शन से प्रश्न हैं। इसमें टोटल 130 प्रश्न हैं। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। आज का पहला प्रश्न है, कविता शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? गद्य, कहानी, छंद, पद्य। इसका सही उत्तर होगा गद्य। कविता का विलोम शब्द होगा गद्य, यानी यहाँ पे अर्थ की दृष्टि से है। जो कहा न जाए के लिए एक शुद्ध शब्द क्या होगा? जो कहा न जाए, अवर्णनीय, अपठनीय, अकरणीय, अकल्पनीय। तो आप एक पेन पेपर लीजिए, 130 में से ऑप्शन चूज कीजिए, कौन कितना सही हो रहा है कितना गलत हो रहा है देखिए। तो यहाँ पे इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, अवर्णनीय, जिसको हम नहीं कह सकते। अगला है, राम ने रोटी खाई वाक्य में राम कौन सा कारक है? यहाँ पे एक वाक्य दिया गया है, राम ने रोटी खाई। इस वाक्य में राम कौन से कारक में है? कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, कर्ता कारक। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द है? आग, प्यास, अग्नि, पानी। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, अग्नि। अगला प्रश्न है, व्याकरण में वचन किससे संबंधित है? ऑप्शन है समय, व्यक्ति, संख्या, लिंग। वचन जो है किससे संबंधित है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, संख्या। अगला प्रश्न है, गौरव का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? ऑप्शन है सम्मान, शोक, दुख, क्रोध। पर्यायवाची का अर्थ होता है समानार्थी। समान अर्थ वाले शब्द कौन से हैं? गौरव का ऑप्शन ए, सम्मान। अगला प्रश्न है, हाथी के दांत मुहावरे का अर्थ क्या है? कोई चीज दिखावे के लिए हो। ऑप्शन बी है कोई चीज महंगी हो। सी है कोई चीज कड़ी हो। डी है कोई चीज नम्र हो। हाथी के दांत, इसका अर्थ होता है ऑप्शन ए, कोई चीज दिखावे के लिए हो, उसको हम कहते हैं हाथी के दांत। अगला प्रश्न है, दूसरे शब्द का संज्ञा रूप क्या है? दूसरे, यहाँ पे एक शब्द है, इसका संज्ञा रूप क्या होगा? ऑप्शन है दूसरी, दूसरे, दूसरापन या फिर ऑप्शन डी, दूसरा। दूसरे जो है ये एक विशेषण रूप में है। अभी दूसरे, जैसे दूसरे व्यक्ति को बुलाओ, तो यहाँ पे दूसरे शब्द क्या है? विशेषण है। इसका संज्ञा रूप क्या होगा? ए, बी, सी, डी में से इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, दूसरा। अगला प्रश्न है, वह बहुत चतुर है वाक्य में चतुर शब्द का क्या प्रकार है? यानी यहाँ पे चतुर शब्द है, क्या है वो? विशेषण है, क्रिया है, संज्ञा है कि सर्वनाम है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, विशेषण। क्वेश्चन नंबर 10 है, हिंदी भाषा में समास के कितने प्रकार होते हैं? 3, 4, 5 या 6? इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी,
4 प्रकार है। हिंदी भाषा में मुख्य 4 प्रकार के समास होते हैं। अगला प्रश्न है, वह गुस्से में था, वाक्य में गुस्सा शब्द किस रूप में है? यानी यहाँ पे इस वाक्य में गुस्सा क्या है? संज्ञा, क्रिया, विशेषण, भाववाचक संज्ञा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, भाववाचक संज्ञा के रूप में है गुस्से। अगला प्रश्न है, वह नदियों की लहरों पर तैरता है, वाक्य में तैरता है शब्द किस रूप में है? विशेषण, क्रिया, संज्ञा, सर्वनाम। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, क्रिया। तैरता है, इसमें क्रिया, तैरता जो शब्द है वो क्रिया के रूप में है। अगला प्रश्न है, प्यारे भाई को पत्र लिखो, वाक्य में भाई शब्द किस कारक में है? कर्ता, संप्रदान, अपादान, कर्म कारक। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, संप्रदान कारक में है। अगला प्रश्न है, सर्दी में बर्फबारी होती है, वाक्य में है क्रिया किस रूप में है? तृतीय, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यकाल। यहाँ पे होती है जो है कौन सी काल में है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, वर्तमान काल। अगला प्रश्न है, निम्न वाक्य में क्रिया का कौन सा भेद है? वाक्य है यहाँ पे देखो, राम स्कूल जाता है, इसमें क्रियापद जो है जाता है, ये इसका क्या है? सकर्मक क्रिया है, अकर्मक क्रिया है, सहायक क्रिया है या फिर पूर्वकालिक क्रिया है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, अकर्मक क्रिया। यहाँ पे जाता है अकर्मक क्रिया है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी जाता है अपने आप में पूर्ण है, यहाँ पे कर्म की आवश्यकता नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द संधि का उदाहरण है? इसमें 4 ऑप्शन है, इसमें से कौन से शब्द में संधि का प्रयोग हुआ है? विद्यालय, पढ़ाई, खुशी, पढ़ता। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, विद्यालय। अगला प्रश्न है, मैंने खाना खाया, इस वाक्य में मैंने कौन से कारक में है? कर्ता कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक। तो यहां पे इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, कर्ता कारक। अगला प्रश्न है, मछली जल की रानी है, इस वाक्य में विशेषण कौन सा है? जल, मछली, रानी, कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, विशेषण शब्द जो है रानी। अगला प्रश्न है, वह तेज दौड़ा, वाक्य में तेज क्या है? वह तेज दौड़ा। विशेषण, क्रिया विशेषण, क्रिया या संज्ञा? इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, क्रिया विशेषण। तेज दौड़ा, यहाँ पे दौड़ा क्रिया और इसकी विशेषता क्रिया विशेषण। ऑप्शन बी, 19 क्वेश्चन का उत्तर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? लेखिका, छात्रा, नर्तकी, चिकित्सक। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, चिकित्सक। बाकी तीनों स्त्रीलिंग रूप में है, ये पुल्लिंग रूप में है। अगला प्रश्न है, भाषा शिक्षण का सर्वप्रथम उद्देश्य क्या होता है? ऑप्शन है व्याकरण की शिक्षा, साहित्य की शिक्षा, संप्रेषण कौशल का विकास, परीक्षा उत्तीर्ण करना।
इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, संप्रेषण कौशल का विकास करना। संप्रेषण कौशल यानी कि जो अपनी बात है, अपने भावों को किसी को व्यक्त करना और दूसरे के भाव को समझना, ये होता है संप्रेषण कौशल। तो भाषा से हम यही करते हैं। अगला है, भाषा कौशलों की सही क्रमबद्धता क्या है? भाषा कौशल 4 हैं, उसके सही क्रम कौन से हैं? देखिए ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, श्रवण, वाचन, पठन, लेखन। अगला प्रश्न है, भाषा के 4 कौशलों में से कौन सा सबसे पहले सिखाया जाता है? लेखन, पठन, श्रवण या फिर वाचन? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, श्रवण। अगला प्रश्न है, पद्य का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? केवल जानकारी देना, मनोरंजन करना, भावों और संवेदनाओं का संप्रेषण, भाषा सिखाना? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, भावों और संवेदनाओं का संप्रेषण। अगला प्रश्न है, पद्य शिक्षण में रचनात्मकता किस प्रकार विकसित होती है? ऑप्शन है कवि की जीवनी पढ़कर, कविता को कंठस्थ कर, विद्यार्थियों से स्वयं कविता लिखवाकर, शब्दार्थ समझाकर। तो हम रचनात्मकता का विकास कैसे कर सकते हैं पद्य शिक्षण में? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, हमें उनको कविता लिखने के लिए देंगे तो वो क्या करेंगे, उनका रचनात्मक विकास होगा। अगला प्रश्न है, कविता के सौंदर्य को समझने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? मात्र शब्दार्थ का, कविता का भावात्मक विश्लेषण, प्रश्नोत्तर, रटंत पद्धति? तो कौन सा काम किया जा सकता है कविता के सौंदर्य को समझने के लिए? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, उसका भावात्मक विश्लेषण, तभी हम उसके सौंदर्य को समझ सकते हैं। अगला प्रश्न है, पद्य शिक्षण के समय कविता की व्याख्या करते समय शिक्षक को क्या ध्यान देना चाहिए? केवल कठिन शब्दों का उत्तर बताएं, कविता को तोड़कर पढ़ें, कविता का समग्र भाव स्पष्ट करें या फिर कविता को हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद करें? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, कविता का समग्र भाव जो है उसको स्पष्ट रूप से व्यक्त करें। अगला प्रश्न है, कौन सी तकनीक कविता का प्रभावी शिक्षण नहीं माना जाता? यानी कि यहाँ पे कौन से टेक्निक से हम कविता को प्रभावी ढंग से नहीं पढ़ा सकते? दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग, रोबोटिक रटंत पद्धति, समूह चर्चा, भावपूर्ण वाचन? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, रोबोटिक रटंत पद्धति से हम कविता का प्रभावी शिक्षण नहीं कर सकते। अगला प्रश्न है, कविता पाठ में लय, गति और ठहराव का महत्व किस उद्देश्य की पूर्ति करता है? कविता जल्दी याद हो जाए इसलिए, कविता का सौंदर्य बढ़ जाता है, कविता सरल हो जाती है, कविता की लंबाई कम हो जाती है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा कि कविता का सौंदर्य बढ़ जाता है। अगला प्रश्न है, कविता के शिक्षण प्रक्रिया में छात्रों से प्रश्न पूछने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? ऑप्शन है कक्षा का समय निकालना, छात्रों को व्यस्त रखना, समझ का परीक्षण और भागीदारी बढ़ाना, छात्रों को डराना। तो हम जब प्रश्न पूछते हैं उसका उद्देश्य क्या होता है? ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है, समझ का परीक्षण और भागीदारी बढ़ाना। अगला प्रश्न है, पद्य शिक्षण में नाट्य रूपांतरण का प्रयोग किस लिए किया जाता है? ऑप्शन है छात्रों को अभिनय सिखाने के लिए, कविता की गहराई को समझने के लिए, समय बिताने के लिए, परीक्षा की तैयारी के लिए।
तो नाट्य रूपांतर यानी एक पद्य है उसको नाटक के रूप में प्रस्तुत करेंगे तो इसका जो उद्देश्य है क्या होता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। कविता की गहराई को समझने के लिए हम नाट्य रूपांतरण का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है, गद्य शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? भाषा की शुद्धता सीखना, साहित्यिक सौंदर्य दिखाना, विचारों की स्पष्टता और अभिव्यक्ति विकसित करना, रटंत विद्या विकसित करना। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। विचारों की स्पष्टता और अभिव्यक्ति को विकसित करना ही गद्य शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य है। अगला प्रश्न है, गद्य पाठ पढ़ाते समय शिक्षक को किस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए? ऑप्शन है कठिन शब्दों को रटवाना, केवल पाठ का अनुवाद करना, पाठ के मुख्य विचार और संदेश को स्पष्ट करना, पाठ की पंक्तियों को याद कराना। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। पाठ के मुख्य विचार और संदेश को स्पष्ट करना। अगला प्रश्न है, गद्य शिक्षण की सर्वाधिक प्रभावशाली विधि कौन सी मानी जाती है? अनुवाद विधि गद्य शिक्षण के लिए, अनुवाद विधि, प्रश्नोत्तर विधि, कहानी विधि या व्याख्या विधि। गद्य शिक्षण के लिए सबसे प्रभावशाली क्या मानी जाती है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, व्याख्या विधि। अगला प्रश्न है, गद्य शिक्षण में पाठ के अंतर्गत प्रश्नोत्तर का प्रयोग क्यों किया जाता है? छात्रों को डराने के लिए, परीक्षा की तैयारी के लिए, पाठ की समझ जांचने और भागीदारी बढ़ाने के लिए, समय व्यतीत करने के लिए। इसका उत्तर होगा सी। पाठ की समझ जांचने और भागीदारी बढ़ाने के लिए प्रश्नोत्तर का प्रयोग करते हैं। शायद ये क्वेश्चन डबल हो गया है। अगला प्रश्न है, गद्य शिक्षण में मौन पठन का उद्देश्य क्या होता है? जो मौन पठन करते हैं उसका उद्देश्य क्या होता है? ऑप्शन है छात्रों को चुप कराना, पढ़ाई में समय बचाना, छात्रों में आत्मनिर्भरता और समझ विकसित करना, याद कराने में मदद करना। तो गद्य शिक्षण में मौन पठन क्यों होता है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, छात्रों में आत्मनिर्भरता और समझ की विकसित करना। अगला प्रश्न है, कहानी, निबंध, रेखाचित्र जैसे गद्यांशों में किस बात पर जोर दिया जाता है? व्याकरण, काव्य सौंदर्य, विचार और संवेदना, लय और तुकांत। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, विचार और संवेदना। अगला प्रश्न है, गद्य शिक्षण में पूर्व ज्ञान की जांच क्यों आवश्यक होती है? पूर्व ज्ञान जिसके लिए हम पूर्व ज्ञानात्मक प्रश्न पूछते हैं उसकी आवश्यकता क्यों होती है? परीक्षा के लिए अंक देने हेतु, छात्रों को अपमानित करने के लिए, विषय को विद्यार्थियों से जोड़ने के लिए, छात्रों को व्यस्त रखने के लिए। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, विषय को विद्यार्थियों से जोड़ने के लिए। अगला प्रश्न है, गद्य शिक्षण में व्याख्या के दौरान शिक्षक को किस प्रकार बोलना चाहिए? यानी कैसे बोलना चाहिए? जब वो गद्य शिक्षण के व्याख्या के स्टेज में होंगे तो कैसे करेंगे? तेज और गुस्से में बोलना चाहिए, रटे रटाए शब्दों में बोलना चाहिए, स्पष्ट, सरल और प्रभावी भाषा में बोलना चाहिए, केवल किताब से पढ़ते हुए बोलना चाहिए। तो उनको क्या करना चाहिए? इसका उत्तर है ऑप्शन सी, स्पष्ट, सरल और प्रभावी भाषा में बोलना चाहिए। जो व्याख्या है उसको स्पष्ट रूप से बताना है, सरल शब्दों में बताना है। अगला प्रश्न है, गद्य पाठ की प्रभावी शिक्षण प्रक्रिया में कौन सी बात आवश्यक नहीं है? विद्यार्थियों की भागीदारी, पाठ का भाव समझना, पाठ का तुकांत बताना, पाठ का सारांश समझाना। इसका सही उत्तर होगा
ऑप्शन सी पाठ का तुकांत बताना। अगला प्रश्न है, आगमन विधि में व्याकरण की कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है? ऑप्शन है पहले नियम फिर उदाहरण, पहले परिभाषा फिर अभ्यास, पहले उदाहरण फिर नियम, पहले अभ्यास फिर पाठ। तो कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है आगमन विधि में? इसका उत्तर है ऑप्शन सी, पहले उदाहरण दी जाती है उसके बाद नियम बताई जाती है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, आगमन विधि का प्रमुख लाभ क्या है? समय की बचत, याद करने में आसानी, छात्र स्वयं निष्कर्ष निकालते हैं, रटंत विद्या का विकास होता है। तो उसका प्रमुख लाभ क्या होता है आगमन विधि का? उत्तर है ऑप्शन सी, छात्र स्वयं निष्कर्ष निकालते हैं, उदाहरण को समझते हैं और उसका नियम जो है वो खुद समझ जाते हैं, उसका निष्कर्ष खुद निकालते हैं। इसीलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं, आगमन विधि का प्रयोग करते समय शिक्षक को किस पर बल देना चाहिए? छात्रों को परिभाषा रटाना, नियमों को पहले समझाना, अनेक उदाहरण प्रस्तुत करना, व्याकरण की कठिनता छिपाना। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी, अनेक उदाहरण प्रस्तुत करना। यानी जब कई उदाहरण देंगे तो बच्चे समझेंगे, क्योंकि आगमन विधि में महत्व रखता है उदाहरण, उदाहरण से ही बच्चे समझते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा वाक्य आगमन विधि का उदाहरण है? 4 वाक्य हैं, इनमें से आगमन विधि का उदाहरण क्या होगा? वाक्य को देखते हैं। पहला है, संज्ञा वह शब्द है जो किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु का नाम होता है। मोहन, दिल्ली, कुर्सी ये सब किसी न किसी के नाम हैं, ये संज्ञा कहलाते हैं। संज्ञा को रट लो, संज्ञा और सर्वनाम को एक जैसा मानो। तो यहाँ पे 4, ये 2 तो सी डी तो नहीं है। चलो दोनों में से बताओ कौन सा सही है? ऑप्शन बी, मोहन, दिल्ली, कुर्सी। पहले उदाहरण दे दिया गया है, उसके बाद बोला गया है कि ये नियम है, ये संज्ञा है। अगला प्रश्न है, व्याकरण शिक्षण में आगमन विधि विशेषकर किस स्तर के छात्रों के लिए उपयोगी मानी जाती है? ऑप्शन है उच्च वर्ग के लिए, प्राथमिक और माध्यमिक स्तर के लिए, स्नातक के लिए, केवल प्रतियोगी परीक्षार्थियों के लिए। इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, प्राथमिक और माध्यमिक स्तर के लिए जो आगमन विधि है, पहले उदाहरण देते हैं फिर नियम बताते हैं, ये सब प्राथमिक और माध्यमिक स्तर के लिए होता है। अगला प्रश्न है, निगमन विधि में व्याकरण सीखने की प्रक्रिया कैसी होती है? उदाहरण नीचे दिए गए हैं, इनमें से बताइए कि कौन सा ऑप्शन सही होगा निगमन विधि के लिए। ऑप्शन सी, पहले नियम बता दिए जाएंगे, उसके बाद उदाहरण दिए जाएंगे। अगला प्रश्न है, निगमन विधि का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? छात्रों से स्वयं निष्कर्ष निकलवाना। ये तो नहीं, ये तो आगमन विधि है। ठीक है, चलो आगे ऑप्शन देखते हैं। समय की बचत और स्पष्टता, छात्रों को थकाना, रचनात्मक लेखन कराना। निगमन विधि का प्रमुख उद्देश्य इन चारों में से क्या है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, जो समय है उसकी बचत होती है और स्पष्टता होती है। ये बड़े स्तरों के लिए इसका प्रयोग होता है। जैसे नियम याद करेंगे और उसका कोई भी उदाहरण होगा तो हम नियम से ही समझ जाएंगे। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन निगमन विधि का उदाहरण है? ऑप्शन है, क्रिया वह शब्द है जो कार्य के होने को बताता है, फिर राम खाता है, यानी फिर उदाहरण दिया जाता गया राम खाता है। और ऑप्शन बी में है, राम खाता है, सीता गा रही है, इससे निष्कर्ष निकालो कि क्रिया क्या है। ऑप्शन सी है, पहले वाक्य पढ़ो फिर नियम बनाओ, अभ्यास करो, नियम की आवश्यकता नहीं। तो निगमन विधि क्या है इसमें से?
इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। यहाँ पे पहले नियम आपका बता दिया गया है। क्रिया वह शब्द है जो कार्य के होने को बताता है और फिर उसका उदाहरण दिया गया है। अगला प्रश्न है, निगमन विधि किस प्रकार की सीखने की शैली पर बल देती है? यानी किसने कैसे सीखने की शैली पर बल देती है? विश्लेषणात्मक, रचनात्मक, तर्क आधारित, अवलोकन आधारित। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, तर्क आधारित। अगला प्रश्न है, निगमन विधि का प्रयोग किस स्थिति में अधिक उपयुक्त है? जब छात्र बिल्कुल प्रारंभिक स्तर पर हो, जब छात्र को त्वरित नियम सिखाने हो, जब केवल अभ्यास कराना हो, जब रचनात्मक लेखन कराया जाए। तो कब निगमन विधि का प्रयोग उपयुक्त माना जा सकता है? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, जब छात्रों को त्वरित नियम सिखाने हो। ठीक है। अगला प्रश्न है, अब आ गया आपका सब्जेक्ट कंटेंट से। पहले के 20 क्वेश्चन थे हिंदी व्याकरण से, उसके बाद 21 से 30 क्वेश्चन थे आपके हिंदी भाषा प्रयोग से। इसमें पद्य शिक्षण, गद्य शिक्षण, व्याकरण शिक्षण सारे प्रश्न थे। अभी हम 51 से 130 क्वेश्चन देखेंगे, जिसमें आपके पद्य गद्य जो सब्जेक्ट कंटेंट है उससे आएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन पे है, तुलसीदास ने केवट की बुद्धि को क्या कहा है? ये केवट प्रसंग से प्रश्न है। केवट की बुद्धि जो है उसको तुलसीदास ने क्या कहा है? ऑप्शन है भक्तिपूर्ण, चतुर, निर्भय या मोहग्रस्त। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, चतुर कहा है। अगला प्रश्न है, केवट ने राम से नाव में चढ़ने से पहले किस चीज का डर जताया? राम को बताते हैं और उनका डर क्या होता है? नावों में न लेने का जो कारण क्या बताते हैं? नाव डूबने का कारण बताते हैं, नाव टूटने का कारण बताते हैं, नाव को पत्थर बनने का कारण बताते हैं, या पानी में मगरमच्छ का। कौन सा उनका भय होता है? केवट का भय होता है कि क्या हो जाएगा अगर श्री राम उनके नाव में चढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, नाव को पत्थर, यहाँ पे पत्थर नहीं होना चाहिए, स्त्री। ठीक है, स्त्री होने का, नाव को स्त्री होने बन जाने का डर रहता है उनको। कहते हैं कि जब एक पत्थर पे अगर श्री राम का पांव पड़ा तो वो स्त्री बन गई, तो मेरी नाव तो लकड़ी की है, वो भी स्त्री बन जाएगी। तो यहाँ पे ऑप्शन सी, पत्थर नहीं स्त्री होना चाहिए। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। अगला है, हरिवंश राय बच्चन की रचित जुगनू कविता में जुगनू किसका प्रतीक है? ऑप्शन है गौरव, आत्मविश्वास, उजाला, तूफान। तो जो जुगनू है वो किसका प्रतीक है? ऑप्शन बी, आत्मविश्वास का प्रतीक है। अगला प्रश्न है, कर्मभूमि में अमरकांत के चरित्र में किस प्रकार का परिवर्तन दर्शाया गया है? ऑप्शन है एक धार्मिक युवक से राजनीतिक नेता बनने का, एक क्रांतिकारी से गृहस्थ बनने का, एक भावुक युवक से जागरूक समाजसेवी बनने का, एक शिक्षक से लेखक बनने का। तो कौन सा परिवर्तन दिखाया गया है कर्मभूमि में किस पात्र का? अमरकांत। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। पहले वो भावुक था, सकीना को पसंद करने लगा था, बाद में वो क्या करता है, वहां से चला जाता है, एक छोटे से गांव में रहता है और वहां समाज सेवा करता है। तो यहाँ पे एक भावुक युवक से जागरूक समाज सेवी बनने का परिवर्तन कर्मभूमि में दिखाया गया है। अगला प्रश्न है, चित्रलेखा उपन्यास का मुख्य विषय क्या है? प्रेम और त्याग, भक्ति और सेवा, पाप और पुण्य की व्याख्या, राष्ट्रवाद। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, पाप और पुण्य की व्याख्या। और इसी से हमारी उपन्यास की शुरुआत होती है ना, कि पाप क्या है, पुण्य क्या है, इसी से। अगला प्रश्न है, आपका बंटी उपन्यास में बंटी कौन है? एक शिक्षक, तलाकशुदा पिता, माता पिता से अलग होता बच्चा, एक नौकर। बहुत इजी क्वेश्चन है। इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी, माता पिता से अलग होता बच्चा।
अगला प्रश्न है, आपका बंटी उपन्यास किस यथार्थ को उजागर करता है? ग्रामीण जीवन, युद्ध की पीड़ा, टूटते पारिवारिक संबंध और बच्चों की मनोवैज्ञानिक पीड़ा, धार्मिक संघर्ष। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, टूटते पारिवारिक संबंध और बच्चों की मनोदशा। अगला प्रश्न है, कहानी कफन में किस घटना को केंद्र बनाकर कथा बुनी गई है? जो कफन कहानी की शुरुआत हुई है किस घटना से हुई है? पिता पुत्र की गरीबी, बहू की प्रसव पीड़ा और मृत्यु, ठाकुर के अत्याचार, मंदिर का निर्माण। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, बहू की प्रसव पीड़ा और मृत्यु से। बुधिया पेट से थी और क्या करे, प्रसव पीड़ा से तड़प रही थी और अंत में उसकी मृत्यु भी हो जाती है और इसी से कफन कहानी की शुरुआत होती है। अगला प्रश्न है, कफन कहानी में किसका नाम घिसू है? पुत्र, पिता, ठाकुर या जमींदार? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, घिसू पिता है और माधव पुत्र है। अगला प्रश्न है, हल्कू ने बकाया कर्ज चुकाने के लिए क्या किया? खेत बेच दिया, पत्नी के गहने बेचे, कंबल न खरीदकर कर्ज चुकाया, काम पर चला गया। तो हल्कू ने क्या किया? ये पूस की रात कहानी से है। इसका उत्तर है ऑप्शन सी, कंबल न खरीदकर कर्ज चुकाया। पत्नी कहानी के लेखक कौन हैं? प्रेमचंद, जैनेन्द्र कुमार, अज्ञेय या यशपाल? इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, जैनेन्द्र कुमार। अगला प्रश्न है, गर्मियों के दिन कहानी के लेखक कौन हैं? निर्मल वर्मा, कमलेश्वर, मोहन राकेश या राही मासूम रजा? ये तो नहीं है, ऑप्शन डी नहीं है। ऑप्शन ए, बी, सी में से बताओ गर्मियों के दिन कहानी के लेखक कौन है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, कमलेश्वर। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रेमचंद द्वारा रचित कर्मभूमि उपन्यास के आधार पर बताइए, सेवाश्रम ट्रस्ट का शिलान्यास किसने रखा था? ऑप्शन है सुखदा, समरकांत, अमरकांत, रेणुका देवी। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, सुखदा। अगला प्रश्न है, माया तीर्थ में क्या होकर बैठी है? ऑप्शन है मूर्ति, भवानी, पानी, कमला। इसका उत्तर है ऑप्शन सी, पानी। माया तीर्थ में पानी होकर बैठी है। माया महाठगिनी इस दोहे में कई सारे है कि केशव के यहाँ क्या होकर बैठी है माया, तीर्थ स्थानों में क्या, पंडा के घर में क्या, तो यहाँ पे ऐसे कई सारे हैं, सबको एक बार याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, माँ यशोदा हरिहरधर को क्या आशीष देती है? ऑप्शन है चिरंजीवी हो, वन से सकुशल घर लौट आओ, माखन खाकर खुश रहो, तुम दोनों में स्नेह रहे। तो ये क्या है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए, चिरंजीवी हो। अगला प्रश्न है, साखी का मूल तत्सम शब्द क्या है? साखी जो है वो क्या है? जो कबीरदास की जो है बीजक का एक पाठ है, तो उसका तत्सम शब्द क्या है? शिक्षा, साक्षी, सखी, इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, किसी संबंध से बचने के लिए अभाव जितना बड़ा कारण होता है, अभाव की पूर्ति उससे बड़ा कारण बन जाती है। यह कथन आषाढ़ के एक दिन नाटक के किस पात्र की है? अंबिका, मल्लिका, कालिदास या मातुल? यह कथन किसकी है? उपन्यास में से ज़्यादातर ये चांसेस होते हैं, जितने भी उपन्यास हैं उसमें से जो आपका संवाद है, यानी किसने क्या कहा है, इससे प्रश्न आने की संभावना होती है। इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए, अंबिका। ये अंबिका ने कहा है।
किसी संबंध से बचने के लिए अभाव जितना बड़ा कारण होता है, अभाव की पूर्ति उससे बड़ा कारण होता है। चलो अगला प्रश्न है, झांसी की रानी कविता में बुंदेले हरबोलों ने किसका वखान किया है? ऑप्शन है शिवाजी का, रानी का, झांसी का, अंग्रेजों का। इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, रानी का। रानी का बखान किसने किया है? बुंदेले हरबोलों ने। अगला है, सुभद्रा कुमारी चौहान की झांसी की रानी कविता किस संकलन से ली गई है? मुकुल, गीतिका, त्रिशूल, झांसी की रानी स्वतंत्र रचना है उनकी। ऑप्शन डी में उनकी स्वतंत्र रचना है। तो ऐसे प्रश्न भी कई सारे आ सकते हैं। जितने भी आपके पद्य हैं वो कहाँ से लाया गया है उस सबको ध्यान में रखिएगा। इसका उत्तर क्या होगा? झांसी की रानी जो है सुभद्रा कुमारी चौहान की मुकुल काव्य खंड से, काव्य संकलन से ली गई है। अगला प्रश्न है, शिव शंभू के चिट्ठे में लॉर्ड कर्जन के नाम कितने चिट्ठे थे? 8, 10, 12 या 14? इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए, 8। अगला प्रश्न है, बनाम लॉर्ड कर्जन निबंध किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ था? हिंदी बंगवासी, भारत मित्र, अखबार गुड़ियानी, कोहिनूर। बनाम लॉर्ड कर्जन ये जो है इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, भारत मित्र पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। अगला है, आषाढ़ का एक दिन नाटक में कितने पात्र हैं? 10, 12, 14 या 8? इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, 12 पात्र हैं यहाँ पे। कुमारगिरी के अनुसार कौन अंधकार, माया और वासना है? किसको उन्होंने अंधकार, माया और वासना कहा है? ऑप्शन है पुरुष, ईश्वर, संसार या नारी। ऑप्शन डी, नारी। अगला प्रश्न है, भरत रास्ते में कौन सी बात सुनते थे? ये भरत महिमा से है। भरत जब जा रहे थे राम जी को मनाने के लिए तो रास्ते में कौन सी बात सुनते थे? अपने गुणों की कथा, अपने गुणों सहित रामचंद्र के गुणों की कथा, रामचंद्र के गुणों की कथा या अपने गुणों के विरोध, यानी ऑपोजिट सुनते थे। क्या सुनते थे वो रास्ते में? उत्तर है ऑप्शन बी, अपने गुणों सहित रामचंद्र के गुणों की कथा सुनते थे। अगला है, निषाद राज ने कौन सा पर्वत दिखाया? हिमालय, कामतगिरी, रामगिरी, इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर है ऑप्शन बी, कामतगिरी पर्वत। अगला प्रश्न है, पुरस्कार कहानी के संदर्भ में बताइए मगध का राजकुमार कौन था? वरुण, अरुण, सिंहमित्र, चंद्रगुप्त। इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, अरुण। क्वेश्चन नंबर 77, तत्सत कहानी में सांप ने किसे फर्जी कहा है? सांप कहता है कि वह फर्जी है, तो किसे कहा है? मनुष्य को, बड़दादा को, वन को, ज्ञान को। इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी, वन को। वन के बारे में पूछते हैं तो वो बताता तो ऐसा कोई चीज तो नहीं है, पाताल लोक के हर कोने में जा चुका हूं मैं और यहाँ पे तो ऐसा कुछ चीज नहीं है, वह फर्जी है, वह फर्जी है। यहाँ पे वह शब्द वन के लिए है कि वन फर्जी है, वन जैसा कुछ नहीं है, ऐसा बोलता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, अकाल में धूप कविता के संदर्भ में बताइए मवेशी एक दूसरे का मुंह ताकते हुए क्यों खड़े हैं? ऑप्शन है कवि के कारण, कवि के पिता के कारण, अकाल के कारण, पेड़ के छाई में रहने के लिए। इसका उत्तर है ऑप्शन सी, अकाल के कारण। अकाल पड़ा है इसीलिए मवेशी जो हैं एक दूसरे का मुंह ताक रहे हैं बस। अगला प्रश्न है, इलाहाबाद के सड़कों पर मजदूरनी क्या कर रही थी? बैठी थी, अट्टालिका को देख रही थी, किसी की प्रतीक्षा कर रही थी, पत्थर तोड़ रही थी।
क्या कर रही थी? ऑप्शन डी, पत्थर तोड़ रही थी। अगला प्रश्न है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराल की कविता तोड़ती पत्थर में कोमलता का प्रतीक शब्द कौन सा है? तोड़ती पत्थर, इसमें कोमलता का प्रतीक शब्द क्या है? तोड़ती, पत्थर, मजदूरनी या मैं? इसका उत्तर है ऑप्शन ए, तोड़ती। तोड़ती शब्द जो है स्त्रीलिंग में है, तोड़ती ये कोमलता का प्रतीक है। पत्थर शब्द जो है वो कठोरता का प्रतीक है। दोनों ही में से कोई भी प्रश्न आ सकता है। कोमलता का प्रतीक है तोड़ती और कठोरता का प्रतीक है पत्थर। अगला प्रश्न है, प्रथम रश्मि कविता में किसका वर्णन किया गया है? ऑप्शन है केवल जुगनू का, संध्या समय का, सूर्य के प्रथम किरण के साथ प्रकृति में होने वाले स्वाभाविक बदलाव का, या इनमें से सभी। इसका उत्तर है ऑप्शन सी, प्रथम रश्मि में सूर्य के प्रथम किरण पृथ्वी पर पड़ने के बाद जो जो परिवर्तन होता है उसको बताया गया है। अगला प्रश्न है, ताज कविता के लेखक कौन हैं? सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, रामधारी सिंह दिनकर या जयशंकर प्रसाद? उत्तर है ऑप्शन ए, सुमित्रानंदन पंत। अगला प्रश्न है, ताज कविता में अतीत की रूढ़ियों का प्रतीक किसे कहा गया है? अतीत की रूढ़ियों का प्रतीक, ऑप्शन है मुकुट को, ताजमहल को, शाहजहां को, मुमताज को। इसका उत्तर है ऑप्शन बी, ताजमहल, ताज को, यानी ताजमहल को अतीत के रूढ़ियों का प्रतीक कहा गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य संध्या सुंदरी कविता के अनुसार गलत है? संध्या सुंदरी की सखी नीरवता है, कवि ने संध्या को सुंदरी परी के रूप में बताया है, संध्या सुंदरी श्रम से थके हुए लोगों को विश्राम प्रदान करती है, या इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर है ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ए, बी और सी जो तीनों है वो सही है। यहाँ पे हमें क्या है, संध्या सुंदरी कविता के अनुसार गलत है बताना है। तीनों सही है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, सहना को देने के लिए मुन्नी कहाँ से पैसे निकालती है? कंबल के नीचे से, खाट के नीचे से, बक्से से, आले पर से? इसका उत्तर है ऑप्शन डी, आले पर से। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, जो 3 रुपए उन्होंने, मुन्नी और हल्कू ने कंबल खरीदने के लिए बचाए हुए थे, उसको सहना आता है और अपना पैसा लेने आता है वो, तो उनके पास और कोई पैसा नहीं होता है, तो कंबल खरीदने के लिए जो पैसे उनके पास थे उसी को मुन्नी क्या करती है, गुस्से से जाती है और आले पर से निकालती है और सहना को, यानी पहले तो वो अपने पति को देती है हल्कू को, हल्कू सहना को दे देता है। अगला है, हल्कू के खेत के बर्बाद होने से कौन सबसे ज्यादा दुखी था? यानी सबसे, जो क्या होता है, नीलगाय सब बर्बाद कर देते हैं खेत को, तो सबसे ज्यादा दुखी कौन था? मुन्नी, हल्कू, जबरा या सहना? इसका उत्तर है ऑप्शन ए, मुन्नी। अगला प्रश्न है, चीफ की दावत कहानी में दावत कहाँ पर हो रही थी? चीफ के घर पे, सामनाथ के घर, ऑफिस में, इनमें से कोई नहीं। तो चीफ की दावत में दावत कहाँ थी? ऑप्शन बी, सामनाथ के घर पर थी। प्रेमचंद रचित कफन कहानी के अनुसार निम्नलिखित कौन सा कथन सही नहीं है? बुधिया माधव की पत्नी है, बुधिया की मृत्यु प्रसव वेदना और सही समय पर इलाज न होने के कारण हो गई, माधव और घिसू कामचोर थे, माधव और घिसू कफन के पैसे से अपने लिए नए कपड़े खरीदते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन
डी, माधव और घिसु कफन के पैसे से अपने लिए नए कपड़े खरीदते हैं, ये गलत है। बाकी सब सही है। बुधिया जो है माधव की पत्नी है, ठीक है। बुधिया की जो मृत्यु होती है वो प्रसव वेदना और सही समय पे इलाज न मिलने का कारण होती है। माधव और घिसु दोनों कामचोर थे, ये तीनों सही है। और जो माधव और घिसु कफन के पैसे से कपड़े नहीं खरीदते हैं, वो जाते हैं क्या करते हैं, मदिरा पान करते हैं, खाते पीते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, कफन कहानी में जमींदार माधव और घिसु को क्यों नफरत करता था? वे दोनों कामचोर थे, वादे पर काम पर न आने के लिए, यानी वादा कर देते थे, काम पे नहीं आते थे, चोरी करते थे, या फिर इनमें से सभी? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, ये सभी, ठीक है। वो नफरत करता था, चोरी करने के लिए तो पीट भी चुका था, वादे पर काम नहीं करते थे और दोनों ही कामचोर थे, इसीलिए वो जमींदार उनको पसंद नहीं करता था। अगला प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित भारतवर्ष कविता किस नाटक से ली गई है? चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, देवस्वामिनी, भारत भारती? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, स्कंदगुप्त से। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित दो कविताएं हमारे सिलेबस में है, एक है भारतवर्ष जो कि है स्कंदगुप्त नाटक से ली गई है, और एक है हिमाद्री तुंग श्रृंग से जो कि चंद्रगुप्त नाटक से ली गई है। दोनों बात को याद रखिए। अगला है, चुंगी दफ्तर में कौन सी भाषा में साइन बोर्ड लगा हुआ था? हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, इनमें से सभी? इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, गर्मियों के दिन कहानी में कौन बदहजमी से परेशान था? ऑप्शन है बिजली कंपनी का पेंटर, सैयद अली पेंटर, चंदर या सुखदेव बाबू? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, बिजली कंपनी का पेंटर जो है बदहजमी से परेशान था। अगला है, कौन रजनीकांत की तस्वीर बनाती है? चंद्रकला, चंद्रकांता, मनोरमा, रजनीकांत की पत्नी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, मनोरमा। मनोरमा जो है रजनीकांत की तस्वीर बनाती है, लेकिन उसको बनाने के लिए कौन कहती है? चंद्रकला, ठीक है। तो यहाँ पे दो ऑप्शन हो सकते हैं, कौन रजनीकांत की तस्वीर बनवाती है? बनवाती है होगा तो चंद्रकला उत्तर होगा, बनाती है मनोरमा। मनोरमा को चित्र करना आता है और चंद्रकला के कहने पर ही मनोरमा रजनीकांत की तस्वीर बनाती है। अगला प्रश्न है, पथ की पहचान कविता का केंद्रीय भाव क्या है? मनुष्य को जीवन में लक्ष्य की प्राप्ति हेतु सही मार्ग चुनना चाहिए, पथ चुन लेने के पश्चात उसको श्रेष्ठ मानना चाहिए, पथ पर पूरे विश्वास के साथ चलना चाहिए, इनमें से सभी? तो पथ की पहचान कविता का केंद्रीय भाव क्या है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, सभी हैं। हमें क्या करना चाहिए? लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हमें सही मार्ग चुनना चाहिए, और अगर एक बार पथ के मार्ग जो हम रास्ता चुन लेते हैं उसके बाद उसको हमें श्रेष्ठ मानना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए, और पूरे विश्वास के साथ आगे बढ़ना चाहिए, ये सभी हैं। अगला प्रश्न है, क्या समझने से पथिक की यात्रा सरल बनेगी? अपने ऊपर विश्वास रखने से, पथ को अच्छा समझने से, पथिक का अच्छा या बुरा होने का विचार करने से, इनमें से सभी? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, पथ को अच्छा समझने से पथिक जो है उसकी जो यात्रा है वो सरल बनती है। अगला प्रश्न है, अरातिसैन्य सिंधु में सुबाड़वाग्नि से जलो, इस पंक्ति में और यहाँ पे अराती, ठीक है, अराती, यहाँ बीच में थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक है। इस पंक्ति में अराती का अर्थ क्या है? अराती यहाँ पे है ना, पहले अरातिसैन्य सिंधु में, तो यहाँ पे अराती का अर्थ क्या है? अग्नि, जल, शत्रु, रात्रि?
इसका उत्तर है ऑप्शन सी शत्रु। अराती का अर्थ शत्रु होता है। अगला प्रश्न है प्रायश्चित कहानी में पंडित का नाम क्या था? पंडित परम सुख, पंडित वैद्यलाल, पंडित आत्मानंद, पंडित नैन सुख। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए पंडित परम सुख। अगला प्रश्न है माँ जी बिल्ली तो उठकर भाग गई, यह कथन किसकी है? महरी, रामू की बहू, मिश्रानी या पंडित? यह कथन किसके है? प्रायश्चित कहानी से ये प्रश्न आया है। इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए महरी। अगला है अशोक के फूल निबंध के रचयिता कौन है? ऑप्शन है बाल मुकुंद गुप्त, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, हरिशंकर परसाई। इसका उत्तर है ऑप्शन बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, अशोक के फूल। अगला प्रश्न है मनुष्य ने नई शक्ति किससे पाई? पूर्वजों से, वर्तमान से, संघर्ष से, इनमें से सभी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी संघर्षों से मनुष्य है नई शक्ति पाई। अगला प्रश्न है बहुत दिनों के बाद कवि ने क्या सूंघा? चमेली के फूलों का सुगंध, मौलसरी के फूलों सुगंध, गांव के मिट्टी का सुगंध, इनमें से सभी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी मौलसरी के फूलों का सुगंध। अगला प्रश्न है भोलाराम का जीव को ढूंढने धरती लोक पर कौन आए? यमराज, चित्रगुप्त, नारद या दूत? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी नारद। वापसी कहानी में किसकी वापसी होती है? रेलवे की चपरासी, गजाधर बाबू, सोमनाथ, गणेशी? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी गजाधर बाबू। अगला प्रश्न है वापसी के बाद गजाधर बाबू को अपने घर में कैसा अनुभव होता है? प्रेम और अपनापन, अपरिचय और अजनबियत, उत्सव और स्वागत, परिवार की चिंता? तो उनको कैसा महसूस होता है? ऑप्शन बी उनको अपरिचित और अजनबियत का महसूस होता है, यानी वो अजनबी जैसे होते हैं, उनकी कोई ज़रूरत नहीं थी उनके परिवार में। चलिए आगे देखते हैं। आकाशदीप कहानी की मुख्य स्त्री पात्र कौन है? जया, विजया, चंपा, मल्लिका? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी चंपा। रजिया की माँ पेशे से क्या थी? एक चूड़ीहारिन, एक भिखारी, एक नौकर, एक कपड़े बेचने वाली? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए एक चूड़ीहारिन, चूड़ी बेचने वाली थी। अगला प्रश्न है महादेवी वर्मा रचित गौरा में गौरा के बेटे का नाम क्या है? यानी यहाँ पे बेटा इनडायरेक्ट प्रश्न है, बेटा बोला गया है लेकिन उसका जो बच्चिया है उसका नाम क्या है? नीलमणि, मणि, लालमणि, लालू? ऑप्शन सी लालमणि। अगला प्रश्न है कबीरदास ने गुरु और गोविंद में से किसको बड़ा माना है? ऑप्शन है गुरु, गोविंद, दोनों को समान माना है या दोनों ही एक हैं? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए बलिहारी गुरु आपनो, मतलब गुरु को बड़ा माना है क्योंकि गुरु ही हमें भगवान को समझने में मदद करते हैं। अगला प्रश्न है कबीरदास ने आत्मा परमात्मा की बात किस दोहे में की है? गुरु गोविंद दो खड़े, माटी कहे कुम्हार से, साधु ऐसा चाहिए, जल में कुंभ। इन चारों दोहों में से किस दोहों में आत्मा और परमात्मा की बात कही गई है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी जल में कुंभ, कुंभ में जल। ठीक है। अगला प्रश्न है माया केशव के यहाँ क्या बनकर बैठी है? पानी, कमला, भवानी, मूर्ति? केशव के यहाँ क्या बनकर बैठी है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी कमला।
अगला प्रश्न है, कबीरदास के दोहे साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए में साधु को कैसा होना चाहिए? ऑप्शन है, यानी इस दोहे के अनुसार हमें साधु को कैसा होना चाहिए? ऑप्शन है, साधु को हर चीज को समान दृष्टि से देखना चाहिए, साधु को लोगों की हर बात को स्वीकार करना चाहिए, साधु को विवेकपूर्ण सार्थक बातों का ग्रहण करना चाहिए और निरर्थक बातों का त्याग करना चाहिए। ऑप्शन डी है, साधु को चुप रहना चाहिए और केवल ध्यान करना चाहिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, साधु को विवेकपूर्ण सार्थक बातों को ग्रहण करना चाहिए जैसे सूप करता है और निरर्थक बातों को त्याग देना चाहिए। अगला प्रश्न है, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, इस दोहे में कबीरदास किस जीवन मूल्य पर बल देते हैं? ऑप्शन है, संयम और तपस्या, तत्काल कर्म और समय का सदुपयोग, माया से दूरी, भाग्य पर विश्वास। कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, इस दोहे में इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, तत्काल कर्म, यानी कर्म करना चाहिए हमें और समय का सदुपयोग करना चाहिए। अगला है, कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय, इस पंक्ति में पहले कनक का अर्थ क्या है? सोना, धतूरा, सोते रहना और भांग। पहले कनक का अर्थ है ऑप्शन ए, सोना। अगला प्रश्न है, मेरी सब बाधा हरो राधा नगरी सोई, मैं कवि किससे अपनी बाधाएं दूर करने की प्रार्थना करता है? यहाँ पे किसको बोल रहे हैं कि मेरी भव बाधा हरो? यहाँ पे राधा से, बिहारी यानी कृष्ण से, कृष्ण को भी बिहारी कहते हैं, ब्रजवासियों से, यशोदा मैया से, किससे अपनी बाधा हरने की, अपनी पीड़ा, अपना दुख हरने की बात कह रहे हैं? इसका उत्तर है ऑप्शन ए, राधा से। अगला प्रश्न है, मैया मैं नहीं माखन खायो, इस पंक्ति में कौन बोल रहा है? मैया मैं नहीं माखन खायो, यहाँ पे कौन बोल रहा है? गोपियाँ, यशोदा, श्री कृष्ण, बलराम। तो कौन बोल रहे हैं यहाँ पे? मैं माखन नहीं खाया हूँ, कौन बोल रहे हैं? ऑप्शन सी, श्री कृष्ण। अगला प्रश्न है, मैया मैं नहीं माखन खायो, इस पद में श्री कृष्ण की कौन सी लीलाओं का वर्णन मिलता है? रास लीला, गोवर्धन लीला, माखन चोरी लीला, कंसवद्ध लीला। तो कौन सी लीलाओं का वर्णन है इसमें? माया मैं नहीं माखन खायो। इसका उत्तर है ऑप्शन सी, माखन चोरी लीला का वर्णन हुआ है। अगला प्रश्न है, मैया मोही दाऊ बहुत खिजायो, दोहा किस काव्य परंपरा से संबंधित है? वीर रस परंपरा, भक्ति काल की वात्सल्य धारा, रीतिकाल की श्रृंगार धारा, आधुनिक युग की रहस्यवादिता। देखो ऐसे प्रश्न आएंगे तो इसको हम आउट ऑफ सिलेबस नहीं बोल सकती, क्योंकि हमें एज ए स्टूडेंट हमको ये जानना चाहिए, हिंदी हम आगे पढ़ाने वाले हैं तो हमको ये समझना चाहिए कि ये कहाँ से आया है पद, वो जो कविता है, पाठ है या जो भी है वो कहाँ से आया है, किसने लिखा है, कब लिखा है, तो इतना तो जानकारी हमें होना चाहिए। इसका जो उत्तर होगा ये क्या है? मैया मोही दाऊ बहुत खिजायो, ये तो है सूरदास द्वारा रचित पद, और सूरदास भक्ति काल के हैं, भक्ति काल के वात्सल्य रस से, वात्सल्य धारा से ये है, ठीक है। इसमें वात्सल्य रस का प्रयोग किया गया है, वात्सल्यता की बात की गई है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। मैया कबहू बढ़ेगी चोटी, थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक है। इस दोहे में हलधर किसे कहा गया है? हलधर कहा गया है, तो हलधर किसके लिए प्रयोग किया गया है इस दोहे में? कृष्ण के लिए, बलराम के लिए, शिव के लिए या विष्णु के लिए? हलधर, इस पद में हलधर किसको कहा गया है? ऑप्शन बी, बलराम के लिए हलधर शब्द का प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न है, ऊधो मन माने की बात किस काव्यखंड से ली गई है? विनय पत्रिका, भ्रमर गीत, रामचरितमानस, गीता। ये जो
पंक्ति है वो किस काव्य खंड से ली गई है? ऊधो मन माने की बात। ऑप्शन बी, भ्रमर गीत का है ये। अगला है, ऊधो मन माने की बात कहकर गोपियां किस भाव की अभिव्यक्ति करती हैं? आध्यात्मिक वैराग्य, कृष्ण से प्रेम और वियोग की तीव्रता, नीति की शिक्षा, लीला में समर्पण का त्याग। तो यहाँ पे किस भाव को अभिव्यक्त करती हैं? अपनी कृष्ण प्रेम को और वियोग की तीव्रता को अभिव्यक्त करती हैं गोपियां उद्धव के सामने। अगला प्रश्न है, निर्गुण कौन देश को वास पंक्ति में गोपियां का उद्धव से क्या आशय है? ठीक है, यानी क्या वो कहती हैं इसमें? निर्गुण भक्ति को, सगुण कृष्ण को भूल जाना, ज्ञान की निंदा करना, निर्गुण ब्रह्म की अवधारणा पर प्रश्न उठाना। सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन डी, निर्गुण ब्रह्म की अवधारणा पर प्रश्न उठाना। यानी वो कहते हैं कि कहाँ पे है, कहाँ रहता है, क्या है, अगर हम नहीं जानेंगे तो हम उसको भगवान कैसे मानेंगे? ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी इसका उत्तर है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, निर्गुण कौन देश को वास इस पद में गोपियां किस भक्ति मार्ग की श्रेष्ठता जताती हैं? यानी वो कौन सी भक्ति मार्ग पर चलना चाहती हैं? योग मार्ग, ज्ञान मार्ग, सगुण भक्ति मार्ग, निष्क्रियता मार्ग। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, सगुण भक्ति मार्ग। वो जो है क्या कहती हैं? निर्गुण रूप को मानने से इनकार करती हैं, उसके ऊपर प्रश्न उठाती हैं, लेकिन वो क्या कहती हैं? श्री कृष्ण को यानी सगुण रूप को वो क्या करना चाहती हैं? सगुण रूप को अपनाना चाहती हैं, अपनाती हैं। अगला प्रश्न है, उधो मोही ब्रज बिसरत नाही, यह किसके किसके बीच की संवाद है? इस जो पंक्ति में है किसके किसके बीच की संवाद है? गोपियां और उद्धव, उद्धव और कृष्ण, उद्धव और राधा, कृष्ण और गोपियां। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, उद्धव और कृष्ण के बीच की बात है ये। कृष्ण कहते हैं उद्धव से कि मैं जो है ब्रज को भूल नहीं पा रहा हूं, ये सब कहती हैं आगे। चलो अगला प्रश्न देखते हैं, पानी केरा बुदबुदा दोहे में कबीर किस बात पर बल देते हैं? धर्म की श्रेष्ठता पर, जीवन की स्थायित्वता पर, जीवन की क्षण भंगुरता और मानव समानता पर, सांसारिक सुखों की प्रशंसा पर। किस पर बल देते हैं पानी केरा बुदबुदा इस दोहे में? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, जीवन जो है कुछ क्षणों के लिए है, ये सब बताते हैं इसमें। ठीक है, अगला प्रश्न है, पानी केरा बुदबुदा इस दोहे में बुदबुदा किसका प्रतीक है? आत्मा, परमात्मा, शरीर या फिर मानव जीवन, प्रेम। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, मानव के जीवन को या मानव के शरीर को बुदबुदा कहा गया है। पानी का बुदबुदा यानी जो क्या होता है कुछ देर में ही समाप्त हो जाता है। अगला प्रश्न है, कस्तूरी कुंडल बसे दोहे में कस्तूरी किसका प्रतीक है? माया, ईश्वर या आत्मा, धन, अज्ञान। इसका उत्तर है ऑप्शन बी, ईश्वर या आत्मा। कस्तूरी को क्या यहाँ पे कहा? ईश्वर के रूप में बताया गया है। जैसे जिस प्रकार क्या होता है, मृग के अंदर ही कस्तूरी होती है लेकिन वो सारे जंगल में उसको ढूंढता है, उसी प्रकार हर मनुष्य के अंदर ईश्वर का वास होता है और लेकिन हम क्या करते हैं बाहर ढूंढते हैं। तो कस्तूरी क्या है यहाँ पे? मृग जो है वो मनुष्य है या प्राणी है? मनुष्य, सिर्फ मनुष्य नहीं कह सकते, प्राणी कह सकते हैं, प्राणी के अंदर है। और जो कस्तूरी है वो ईश्वर है। ठीक है, तो यहाँ पे कस्तूरी किसका प्रतीक है? ईश्वर या फिर आत्मा का।
कस्तूरी कुंडल बसे दोहे के माध्यम से कबीर कौन सी शिक्षा देना चाहते हैं? ईश्वर मंदिर में ही मिलते हैं, ईश्वर बाहरी साधनों से प्राप्त होते हैं, ईश्वर प्रत्येक जीव के भीतर हैं, संसार की खोज ही सत्य है। तो कस्तूरी कुंडल बसे इसमें कौन सी शिक्षा देना चाहते हैं? ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। ईश्वर प्रत्येक जीव के अंदर होते हैं, प्रत्येक जीव के भीतर होते हैं। अगला प्रश्न है, माली आवत देखी के कलियन करे पुकार, फूली फूली चुनी ली गई काली हमारी बार। तो यहाँ पे यह दोहा जो है किसके द्वारा रचित है? कबीरदास, तुलसीदास, सूरदास या बिहारी? ऐसे प्रश्न एक ना एक तो आएंगे ही कि जो जितने भी हमारे यहाँ पे दोहे या पद हैं उसको किसने लिखा है, कवि परिचय से, ऐसे प्रश्न तो आएंगे। इसका उत्तर बताइए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए कबीरदास। अगला प्रश्न है अपठित अनुच्छेद से, यहाँ पे लास्ट के 2 क्वेश्चन हैं। पहले अनुच्छेद को पढ़ लेते हैं। राणा संग्राम सिंह की विधवा पत्नी कर्मवती ने बादशाह हुमायूं के पास राखी भेजी। भारत में यह रिवाज है कि श्रावण पूर्णिमा के दिन बहनें भाइयों के हाथ में राखी बांधती हैं। बदले में भाई अपना जान देकर भी बहनों की इज्जत की रक्षा करती हैं। कर्मवती मेवाड़ की रानी थी। गुजरात के बादशाह बहादुर शाह ने मेवाड़ पर आक्रमण किया था। कर्मवती ने अपनी रक्षा के लिए हुमायूं को राखी भेजकर परोक्ष रूप से उसे बचाने का अनुरोध किया। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। गुजरात के बादशाह कौन थे? राणा संग्राम सिंह, हुमायूं, बादशाह शेर शाह सूरी। गुजरात के बादशाह कौन थे? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी बहादुर शाह। यहाँ पे इस लाइन में है। अगला प्रश्न है, आज का जो लास्ट क्वेश्चन है ये, कर्मवती कहाँ की रानी थी? दिल्ली, गुजरात, मेवाड़, अजमेर। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी मेवाड़। यहाँ पे लिखा है कर्मवती मेवाड़ की रानी थी। तो ये था आपका 130 यानी 130 प्रश्न, और इसके अलावा 20 और प्रश्न सीडीपी सेक्शन से आएंगे। आई होप ये जो मॉक टेस्ट है आपको हेल्पफुल रहा होगा एग्जाम के लिए। अब बस 2 ही दिन बचे हैं, तो अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। और यहाँ पे ऐसे मॉक टेस्ट वीडियो मैं कोशिश करूँगी एक और लाने की, एग्ज़ाम से पहले एक और लाने की कोशिश करूँगी। अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल हुआ है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं एक नए मॉक टेस्ट वीडियो में। धन्यवाद।